हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार बीआरएम कॉलेज मुंगेर में पॉलिटिकल साइंस का असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और आज मैं आप लोगों के सामने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बातें करूंगा। संविधान की जो प्रस्तावना है वह हमारे संविधान का सार है। ये उसकी प्रेरणा और आधारशिला है। हमारे संविधान के सभी प्रावधान प्रस्तावना में निहित भावनाओं से ही स्फूर्ति ग्रहण करते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना के बारे में और भी कौन कौन सी बातें हैं। यह विषय, ये टॉपिक बीए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 के ऑनर्स और सब्सिडरी दोनों ही विषयों के लिए उपयोगी है। तो अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आखिर लिखा क्या गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हम आगे देखते हैं कि प्रस्तावना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं। तो प्रस्तावना जो संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव, वही संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला रही है। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव में वो सारी बातें कह दी गई थी जो वर्तमान में प्रस्तावना का हिस्सा है। बाद में संविधान सभा ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ये उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और यही वास्तव में संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। बाद में 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे पद जोड़े गए हैं। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी पहली विशेषता ये है कि संविधान का स्रोत भारत की जनता होगी, क्योंकि जो प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग जैसे पद से शुरू होती है और समापन भी इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं जैसी बातों से होती है। इसका मतलब कि इस संविधान को भारत की जनता ने ही बनाया है और बना करके खुद को ही अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का जो संविधान है उसका स्रोत भारत की जनता ही है। इस प्रकार यह स्पष्ट किया गया है कि जो भारत की संप्रभुता होगी वो भारतीय जनता में निहित होगी। तो इस तरह स्पष्ट है कि संविधान सभा ने भारत की जनता की ओर से ही यह संविधान बनाया था और फिर बाद में स्वीकृत किया था। आगे हम देखते हैं कि प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य घोषित किया गया है। तो इसका तात्पर्य है कि अब इस संविधान के लागू हो जाने के बाद भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा और अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। कानून की दृष्टि से भारत के ऊपर कोई भी न तो आंतरिक शक्ति का प्रतिबंध है और न ही किसी बाहरी शक्ति का दबाव।
आगे भारत को संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक राज्य घोषित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि भारत की जो जनता होगी वही सारी शक्तियों का प्रयोग करेगी और राजनीतिक शक्ति के ऊपर किसी एक वर्ग विशेष का एकाधिकार नहीं होगा और जो शासन का संचालन होगा वह बहुमत के सिद्धांत के आधार पर होगा। उन्हीं कानूनों को लागू किया जाएगा जो कि जिन्हें की जनता का समर्थन प्राप्त होगा। इसके अलावा भारत राज्य में कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा और भारत राज्य की सीमा में जितने भी लोग निवास करने वाले होंगे समस्त सभी जो भी स्त्री पुरुष होंगे वो उनकी स्थिति जो समान होगी। भारत एक ऐसा लोकतंत्र होगा जिसमें अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिलेगी और समाज में जो आर्थिक शक्ति है उसका समता युक्त रूप से वितरण होगा ताकि कोई भी वर्ग का कोई शोषण नहीं हो पाए। आगे भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होगा वो किसी एक खास वंश परिवार का नहीं होगा बल्कि उसका एक निर्वाचन होगा और हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष ढंग से भारत में किया जाता है। भारत की जनता तो राष्ट्रपति को डायरेक्टली नहीं चुनती है लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ही किया जाता है। इस प्रकार जो भारत के राष्ट्रपति होंगे जो संवैधानिक प्रधान होंगे वो एक किसी खास वंश परिवार के नहीं होंगे वरन उनका एक निर्वाचन किया जाएगा। तो इसी संदर्भ में भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है। आगे हम देखते हैं कि इस प्रस्तावना में भारत में सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय की स्थापना के ऊपर जोर दिया गया है। यहाँ सामाजिक न्याय से अर्थ यह है कि मानव मानव के बीच में कोई जाति वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और जो भी नागरिक देश के होंगे उन्हें आगे बढ़ने का समान अवसर मिलेगा और राज्य का यह दायित्व होगा कि वो दुर्बल वर्गों का शोषण रोकेगा और सभी समाज के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करेगा। आर्थिक न्याय का अर्थ यह है कि उत्पादन और वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण होगा और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकरण नहीं होकर के रह जाएगा। राज्य ये कोशिश करेगा कि आर्थिक न्याय की प्राप्ति के लिए समुदाय की जो भौतिक संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण हो वह इस प्रकार बटा हुआ हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। इसके अलावा राजनीतिक न्याय का अर्थ यह है कि राज्य के जितने भी समस्त नागरिक होंगे उनको समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे और मताधिकार के प्रयोग का जो आधार होगा वो वयस्क मताधिकार होगा और भारत राज्य में कोई अभिजातीय वर्ग का वर्चस्व नहीं रहेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो लोक कल्याणकारी राज्य के जो गुण हैं उद्देश्य हैं उनको फॉलो करने का प्रयास किया गया है। आगे प्रस्तावना में स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है कि राज्य समस्त नागरिकों को अलग अलग तरह की स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। यहाँ स्वतंत्रता से जो तात्पर्य है वो नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता दोनों से है। व्यक्तियों को विचार व्यक्ति भाषण देने संघ बनाने संपत्ति रखने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। मतदान में भाग लेने प्रतिनिधियों को चुनने सार्वजनिक पद पर नियुक्ति का अधिकार सरकारी नीतियों की आलोचना करना ये सब राजनीतिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होंगी। इस तरह से यह प्रयास किया गया है प्रस्तावना में ये सब तत्व दे करके कि जो नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो भी स्वतंत्रता के जरूरी हैं वो सब नागरिकों को प्रदान किए जाएं। आगे संविधान में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारत राज्य का कोई एक धर्म नहीं होगा। भारत में सभी धर्म के लोग समान रूप से व्यवहार करेंगे समान रूप से सभी धर्म के लोग भारत में रह सकेंगे और अपने पसंद के अनुसार हर धर्म अपने मन मर्जी का धर्म पालन कर सकेंगे और अपने धर्म के अनुसार पूजा उपासना करने की स्वतंत्रता सबको प्राप्त होगी। आगे प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी राज्य बनाने की घोषणा की गई है। इसका अर्थ लोकतांत्रिक समाजवाद से है जिसे सकारात्मक उदारवाद भी कह सकते हैं और भारत राज्य का यह प्रयास होगा कि वह भारत में एक समाजवादी राज्य समाजवादी समाज बनाने का एक प्रयास करेगा। इसके अलावा
भारतीय संविधान के प्रस्ताव में समता पर जोर दिया गया है। समता से यह अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे। धन, जाति, वंश के आधार पर मनुष्य में अंतर नहीं होगा। सभी नागरिकों को देश के समान विधान में भाग लेने का अधिकार होगा। लिंग, नस्ल, संपत्ति, इन सब के आधार पर राजनीतिक अधिकारों का कोई निषेध नहीं किया जाएगा। समान योग्यता और समान श्रम के लिए वेतन भी समान मिलेगा। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य का और एक वर्ग को दूसरे वर्ग का आर्थिक शोषण करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस तरह से संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को स्थान और अवसर की समता प्रदान की गई है, जो अत्यंत ही व्यापक है। आगे प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता और देश की अखंडता पर बल दिया गया है। कहा गया है कि राज्य और यहाँ के लोग अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो संभव जरूरत होगी, जो संभव प्रयास होगा, वो करेंगे और देश जो है वो अखंड संप्रभु राष्ट्र बनकर रहेगा। तो ये सब हमने प्रस्तावना की विशेषताएं देखी। इन सब के आलोक में क्या निष्कर्ष निकल कर सामने आता है, तो हम यह पाते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। संविधान के जो भी मूल सिद्धांत और आधारभूत मूल्य हैं वो सब प्रस्तावना में बतला दिए गए हैं। प्रस्तावना नूतन भावनाओं और संकल्पों का बोध कराता है। इसके अलावा प्रस्तावना संविधान का प्रेरणा स्रोत है। संविधान किस दिशा में जाएगा, क्या काम करेगा, ये सब प्रस्तावना के द्वारा इंगित कर दिया गया है। संविधान के एक गाइडलाइन के रूप में, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तावना काम करती है। और प्रस्तावना में वर्तमान में जितने भी विचारधारा प्रचलित हैं उन सब की विचारधाराओं का एक संग्रह, निचोड़ जो है वो प्रस्तावना में शामिल कर दिया गया है। किसी एक खास विचारधारा का प्रभाव नहीं है। प्रस्तावना में यह कोशिश की गई है कि भारतीय राज्य जो बनेगा वह एक सभी विचारधाराओं के सकारात्मक मूल्यों और तत्वों को लेकर बनेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रस्तावना जो है वो भारत के भविष्य की एक झलक देता है और भारत की राज्य के जो आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र स्थापना का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की दिशा में एक प्रेरणा स्रोत है। इस प्रकार हम पाते हैं कि भारतीय संविधान की जो सफलता का मुख्य कारण है वो उसकी प्रस्तावना का व्यापक परिप्रेक्ष्य, उदारवादी दर्शन और लचीला स्वरूप है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान में निहित दर्शन जिसकी अभिव्यक्ति प्रस्तावना में हुई है, वास्तव में उस युग के राजनीतिक दर्शन के अनुरूप रहा जिसमें संविधान का निर्माण किया गया है और भारत को एक कल्याणकारी राज्य की एक उन्मुख उदारवादी लोकतंत्र का एक दर्शन हमें प्रस्तावना में दिखाई देता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात की। अगली बार मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।